अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है तारक इस्माइल सागर का शोराए आफाक नावल ए राहे हक के शहीदो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में एक अच्छा सा कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। इंतहाई ख़तरनाक और नामुसाइदा हालात में जनरल साहब सकरदू के फ़ौजी हेडक्वार्टर तक पहुँचे थे। यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर 150 मील दूर था और हेडक्वार्टर से 65 मील दूर। खलचू तक सिर्फ एक छोटी सड़क ट्रैक्टर और ट्रालियों के लिए बनाई गई थी। जनरल साहब को इल्म था कि खलचू से 60-70 मील की दूरी तक अगर इन्हें सल्तोरो पहाड़ी सिलसिले तक जाना हो तो वहाँ पहुँचने में कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा। सकरदू हेडक्वार्टर में जनरल साहब की आमद से पहले तमाम अफसरान मुस्तैद थे। इस वक्त ब्रीफिंग हॉल में इंतहाई अहम मीटिंग चल रही थी। कैप्टन आरिफ की उतारी हुई तस्वीर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और GHQ के ताज़ा सर्कल सब यहाँ एक मेज़ पर सलीके से सजे थे। जनरल साहब ने बारी बारी हर एक रिपोर्ट और तस्वीर का जायजा लिया था। एक आजमौदा जनरल होते हुए वो जानते थे कि दुश्मन ने उन्हें ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया है, लेकिन अपने कम तरीन वसाइल के बावजूद उन्हें एक लम्हे के लिए भी अपनी कमज़ोरी का एहसास नहीं हुआ था। दुश्मन ने उन्हें बड़ा सख्त चैलेंज दिया था। दुश्मन मुकम्मल तैयारी के बाद मैदान कारज़ार में आया था, जबकि उन्हें कभी गुमान भी नहीं गुजरा था कि यूं भी एक महदूद बजट में पाकिस्तान आर्मी ऐसे एडवेंचर्स का ख़तरा मोल नहीं ले सकती। जनरल साहब जानते थे कि मैदान कारज़ार में जंगी मंसूबों के मुताबिक फ़ौज की इंतज़ामी ज़रूरियात, गोला बारूद, असला, राशन, मुवासलात का मरबूत निज़ाम, तिब्बी मराकज़ वगैरह की फराहमी के लिए बाकायदा जामे मनसूबाबंदी की जाती है और ख़ुसूसन ज़राए आमदोरफ्त ऐसी किसी भी मनसूबाबंदी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर इनके पास भारतीय फ़ौज की तरह तमाम वसाइल आ भी जाएँ तो भी उन्हें दुश्मन के सामने मोर्चा बंद जवानों तक सड़कों के ज़रिए ही पहुँचाया जाएगा, जबकि यहाँ तो सड़क क्या कोई ऐसा मुस्तकिल रास्ता भी नहीं था जिस पर सफ़र करके मंजिल तक रसाई हासिल की जा सकती। इन हालात में किसी भी इंतज़ामी मंसूबे लॉजिस्टिक प्लान को अमली शक्ल देना कैसे मुमकिन होगा, और जवानों तक अगर सामाने हरबो ज़रब ही न पहुँचा तो जंग कैसे जीती जाएगी। दुश्मन ने जनरल साहब को दुनिया के मुश्किल तरीन महाज पर दावत मुबारज़त दी थी। 24,000 फीट से बुलंद बर्फ़ानी चोटियों और दुनिया के ख़तरनाक तरीन ग्लेशियर से घिरा ये बर्फ़ज़ाल, जहाँ इंसान तो क्या भूत प्रेत भी जिंदा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते। सियाचिन के अलावा चोलोंग, ग्यांग, ब्लाफून और कंदूस ग्लेशियर पर भी इंसानी आबादी का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। इन ग्लेशियर्स के नज़दीक तरीन इंसानी आबादियाँ सालतोरो और कंदूस की वादियों में मौजूद इन छोटे छोटे देहातों पर मुश्तमिल थी, जो महज़ब दुनिया से महीनों कटे रहते थे। यहाँ के मकीन ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात यहाँ से करीबन 37 मील की दूरी पर वाक़े खलचू से ख़रीद कर ज़ख़ीरा कर लेते और महीनों इसी ज़ख़ीरे के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। सालतोरो से खलचू तक का सफ़र ही आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तंगो तारीख, इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों के अलावा रास्ते में आने वाले दरियाए कंदूस, दरियाए शयूक और कई छोटे बड़े नदी नालों को अबूर करना पड़ता था। इन दरियाओं पर कोई लकड़ी का पुल भी मौजूद नहीं था। दरिया के दोनों किनारों पर बने सतूनों से बंधी हुई लोहे की मोटी तार से मुंसलिक ट्राली या भेड़ बकरियों की खालों से मकामी तौर पर बनाई जाने वाली राफ्ट, जिसे मकामी ज़बान में ज़ख कहते हैं, के अलावा और कोई ज़रिया न था। ट्रॉली में एक वक्त में एक आदमी और हफ्ते में एक मरतबा चलने वाली राफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 6 आदमी एक वक्त में दरिया अबूर किया करते थे। वादिये सल्तोरो और कुंदूस तक रसाई जान जोखों में डाले बगैर मुमकिन नहीं थी। इन हालात में इन वादियों से भी आगे कोहे सालतोरो के दर्रों पर काबिज भारतीय फ़ौज से इन्हें लोहा लेना था, क्योंकि चोलांग, ग्यांग, बलाफून और कंदूस ग्लेशियर का नुक्ता आगाज़ ही इन आबादियों से 25 से 30 मील दूर था और ग्लेशियर के दहानों से कोहे सालतोरो पर वाक़े दर्रों का सफ़र मज़ीद 10 से 15 मील बनता था। इन ख़तरनाक ग्लेशियर्स की नाहमवार सतह और दुश्वार गुजार रास्तों पर एक वक्त में बमुश्किल एक आदमी चल सकता था और एक लम्हे की गफलत इसे हज़ारों फीट की गहराई में फेंक सकती थी। कुदरती आफात इससे सिवा थी। मौसम बेतबार था। यहाँ मौसम की पेशन गोई अगर नामुमकिन नहीं तो मुमकिन भी नहीं थी। किसी भी वक्त कोई एवलॉन्च आती, किसी भी लम्हे कोई स्लाइड आती तो इससे बचने का कोई रास्ता बाकी न रहता।
ऐसे बर्फानी तूफानों का नतीजा सिर्फ मौत था, सिर्फ मौत। जनरल साहब के सामने नक्शों पर भारतीय फौज की मुमकिना मोर्चाबंदी की मार्किंग कर दी गई थी। इनके जहांदीदा निगाहों ने जहां नक्शों का जायजा ले लिया था, वहीं अपने गिर्द अगिर्द मौजूद एसएसजी कमांडोज के, ब्रिगेडियर टीएम नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के अफसरान और अपने साथियों के चेहरों और आंखों में दुश्मन को तबाह कर देने के लिए मौजूद नफरत की शिद्दत का भी बखूबी अंदाजा लगा लिया था। इनका हौसला दो चंद हो गया था। यह हथियारों की नहीं, जज्बों की जंग थी। जनरल साहब जान गए थे कि दुश्मन के पास इनके मुकाबिल बेपनाह वसाइल हैं। दुश्मन तरबियत याफ्ता है। वो तो सन 62 में चीन के हाथों पिटने के बाद से मुसलसल आज के लिए अपने जवानों की तरबियत कर रहा था। लेकिन इन अफसरान की आंखों में इसके लिए मौजूद कहर देखकर जनरल साहब ने बखूबी अंदाजा कर लिया था कि दुश्मन किसी तारीखी गलती का मुर्तकिब हो चुका है। नक्शे पर नजरें दौड़ाने के बाद उन्होंने अपने अफसरान की तरफ देखा। अपने जर्नैल की आंखों में मौजूद सवाल को सबसे पहले एसएसजी के ब्रिगेडियर साहब ने पढ़ा। हम तैयार हैं सर बेसाख्ता इनके मुंह से निकल गया। वी टू सर, हम भी जनाब। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कर्नल साहब ने तनकर कहा। जनरल साहब के होंठों पर मुस्कुराहट जाग उठी। आगे बढ़ो और दुश्मन को रोंद डालो। इनके लहजे में रात कड़क रही थी। सर सर सर। जमीन पर अपने पाँव की एड़ियां बजाते हुए शेरदिल अफसरान ने इनके हुक्म पर साद किया। अपने अफसरान के साथ ही जनरल साहब भी बाहर आ गए थे। वो खुद इसी हमले की कमान करने के लिए अगले मोर्चों की तरफ जा रहे थे। जनरल साहब ने तमाम एहतियाती बालाए ताक रखकर दुश्मन की पोजीशनों का फिजाई जायजा लेने का फैसला किया था, क्योंकि इस मरहले पर वो अपने अफसरों और जवानों को हरगिज अकेले नहीं छोड़ सकते थे। कैप्टन आरिफ के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर जनरल साहब दूसरे हेलीकॉप्टरों की मोयत में महाजे जंग की तरफ परवाज कर गए। गिलगित और सकरदू में मौजूद पाकिस्तान आर्मी के जवानों को कल रात ही से स्टैंड टू कर दिया गया था। अब एसएसजी की एक कंपनी और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के एक बटालियन के साथ पाकिस्तानी फौज के अफसर और जवान सालतोरो पहाड़ के दोनों दर्रों ब्लाफूनला और सियाला की तरफ बढ़ रहे थे। ये रास्ते इनमें से बहुत सौ के लिए अजनबी सही, लेकिन इस जमीन से इनकी निस्बत इतनी मजबूत थी कि वो खुद को एक लम्हे के लिए भी अजनबी माहौल में महसूस नहीं करते थे। सकरदू से उन्हें 150 मील का फासला तय करके दुश्मन से नबरद आजमा होने का हुक्म मिला था, जबकि यहाँ से सिर्फ 65 मील दूर तक कच्ची सड़क थी, जिसके बाद बर्फीले पहाड़ों, तंगनाइयों, खतरनाक गहराइयों और मौत के मुंह में ले जाने वाले बर्फानी गारों एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता था। इस मरहले पर एविएशन के पायलटों ने तारीख का नाकाबिले फरामोश कारनामा अंजाम दिया था। भारतीय फौज के जदीद MI-26 और MI-17 हेलीकॉप्टरों के मुकाबले में उन्होंने अपने पुराने एलोवेट और पोमा के जरिए अपने अफसरों और जवानों को इंडियन आर्मी के कायम करदा मोर्चों के सामने 17-18 हज़ार फीट की बुलंदी पर, जबकि सकरदू भी सतह समंदर से 7500 फीट बुलंद है, उतारना शुरू कर दिया। एसएसजी और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ये नौजवान अपने मामूल के गर्म लिबास पहने हुए थे, जिनकी हैसियत इन मौसमी शदाइद के सामने ना होने के बराबर थी। इन बुलंदियों पर ऑक्सीजन की कमी के असरात इतने शदीद होते हैं कि गैर मानूस अफराद को तो एक आध मिनट बात करने के बाद ही सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। एसएसजी के जवान, जिन्हें अगले ही रोज इनके हेडक्वार्टर से पहले गिलगित, सकरदू और अब यहाँ बर्फजार में पहुंचा दिया गया था, जज्बा ईमान से तो सरशार थे ही, लेकिन जनरल साहब को इस बात का भी इल्म था कि इस बुलंदी पर जिंदा रहने के लिए जिस महफूज लिबास की ज़रूरत है वो भी इनके पास मौजूद नहीं था। पाकिस्तान आर्मी के पास सिर्फ शुमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर के ऊंचे महाजों पर जवानों को दी जाने वाली गर्म वर्दियों के सिवा और कुछ नहीं था, जबकि यहाँ तो सामाने हरबो ज़रब भी मखसूस ही दरकार था। लेकिन अपने अफसरान की तरह इन नौजवानों को भी समझ आ गई थी कि फिलवक्त उन्हें इसी पर इक्तफा करना है। दुश्मन ने अचानक ही अपनी मर्जी का महाज खोलकर उन्हें एक अंधी लड़ाई का चैलेंज दे दिया था। उन्होंने बड़ी बेजिगरी से दुश्मन के इस चैलेंज को कबूल किया था। दुश्मन की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स इसके पोजीशन संभालने के बमुश्किल 12 घंटे बाद ही पाकिस्तानी आर्मी के दस्ते इसके सामने 18,000 फीट की बुलंदी पर मोर्चा जन हो रहे थे। ये जवान जो अपने अफसरान की मुय्यत में हेलीकॉप्टरों के जरिए यहाँ पहुँचे थे, अपने मामूल के हल्के हथियार ही साथ लेकर आए थे, जबकि खलचू से इनके साथी मुकामी पोर्टरों की मदद से असला और गोला बारूद लेकर पैदल इनकी मदद के लिए इन नामुसाइदा हालात में रवाना हो चुके थे। यहाँ लैंड करने वाले पहले 3 हेलीकॉप्टरों में से एक हेलीकॉप्टर पर जनरल साहब खुद सवार थे।
अपने जर्नैल को अपने दरमियान मौजूद पाकर अफसरों और जवानों की हालत दीदनी थी। अपनी दूरबीनों से वो दुश्मन की पोजीशन देखते तो इनकी आंखों में खून उतर आता, लेकिन फिलवक्त वो सिवाय खून के घूंट पीने के और कुछ नहीं कर सकते थे। ये ऐसी जंग नहीं थी जिसमें वो दुश्मन पर फौरन ही हमला कर देते। इनके पास मौजूद हथियारों का फायर सिवाय बर्फानी ग्लेशियर में इर्ताश पैदा करने के फिलवक्त कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकता था। जनरल साहब ने कदरे बुलंद और बज़ाहिर गैर महफूज बर्फीली चोटी पर मजबूती से कदम जमाकर अपने अफसरान की हमराही में सामने की सूरत हाल का जायजा लिया और वो जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच गए कि वह दुनिया की जंगी तारीख का सबसे खतरनाक, अनोखी और महंगी तरीन लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जनरल साहब ने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अंदाज़ा लगा लिया था कि इस जंग में बरतरी इसी को हासिल होगी जो इस लड़ाई से वाबस्ता इंतहाई मुश्किल इंतज़ामी ज़रूरियात लॉजिस्टिक्स पर काबू पा सकेगा। उन्हें ऐसी हिकमत अमली अपनाना थी जिसके ज़रिए दुश्मन के लिए ये जंग महंगी और मुश्किल तरीन और अपने जवानों के लिए आसान बना सके। दुश्मन को झुकाने का एक ही ज़रिया था कि इसे बेपनाह अखराजात के बोझ तले दबाकर कुचल दिया जाए, और जनरल साहब ने ऐसी ही हिकमत अमली तैयार कर ली थी। उन्होंने दुश्मन के खिलाफ लॉजिस्टिक वॉर लड़ने का फैसला कर लिया था। इस जंग का सारा दारोमदार इनके अफसरों और जवानों की बेपनाह कुव्वत मुदाफ़त और जज्बा ईमानी पर था। एक अहम फैसला करने के बाद उन्होंने अपनी आंखों से दूरबीन अलग की और हुक्म के मुंतज़िर अपने अफसरान की तरफ पलटे जो इनके साथ ही यहाँ तक आए थे। सीधे हाथ की शहादत की उंगली से उन्होंने आसमान की बुलंदियों को छूते बर्फ़ेज़ार की तरफ इशारा करते हुए अपने जवानों से मुखातिब होकर कहा, दुश्मन के सामने दाएं बाएं इस तरह डट जाओ कि इसकी कमक के रास्ते मसदूद हो जाएं। भारतीयों को इनके मोर्चे समेत बर्फ के इस जहन्नम में दफन कर दो। इनके मोर्चों को इनके लिए बर्फ की कब्रें बना दो। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। कैप्टन आबिद की कमान में एसएसजी के 5 जवान अपने मामूल के लिबास में मौजूद थे। उन्हें ब्रिगेडियर साहब ने बुलाफून ला के इस मुश्किल तरीन महाज की तरफ पेशकदमी करके दुश्मन के सामने इंतहाई बुलंदी पर अपनी पोस्ट कायम करने का हुक्म दिया था। उन्होंने अपने लिए इस रास्ते का इंतखाब किया था जिसे कदीम ज़माने में बल्दिस्तान, सक्यानग और याजकंद के दरमियान सफ़र करने वाले तिजारती काफिले इस्तेमाल किया करते थे। 18,000 फुट की बुलंदी पर उन्हें ब्लाफून ग्लेशियर की इंतहाई दुश्वार गुजार सतह पर सफ़र करना था। इसी दर्रे के शुमाल मगरिब में सलतोरो, गंगरी और छोमक चोटी मौजूद थी जिनकी ऊंचाई 22,000 से 25,000 फीट तक बुलंद थी। कैप्टन आबिद और इसके जवानों ने मगरिब की नमाज ब्रिगेडियर साहब की इमामत में अदा की और अब ब्रिगेडियर साहब के साथ आसमान की तरफ हाथ उठाए। अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी की दुआ मांगने के बाद अपनी पीठ पर मुख्तसिर सामान और कमर से रस्से बांधे अल्लाह के शेरों का यह जत्था अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। ब्रिगेडियर साहब इन पर तब तक नजरें जमाए रहे जब तक उन्हें अंधेरे की बर्फीली चादर ने अपने दामन में नहीं समेट लिया। कैप्टन आबिद और इसके जवानों के लिए ये रास्ता और इसकी नौइयत का सफर बिल्कुल अजनबी था, लेकिन जज्बा ईमानी से सरशार एक दूसरे से रस्से बांधे वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे। उन्हें 18 घंटे का तवील और इंतहाई तकलीफदेह सफर करने के बाद अपनी मंजिल तक रसाई मिल सकती थी। कैप्टन आबिद सबसे आगे था। वो फूंक फूंक कर कदम रखता बार बार अपने बाजू से बंधे कुतुबनुमा को भी देखता जा रहा था, क्योंकि इस सफर में सबसे ज्यादा अहमियत इस बात को हासिल थी कि वो अपनी सिमत न खोएं। चंद कदम चलने के बाद इनकी सांस फूलने लगी थी, लेकिन अपनी मुश्किल तरीन तरबियत के बलबूते पर वो चलते चले गए। 18 घंटे का ये सफर 18 सदियों पर फैल गया था। वो अपनी अस्करी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहे थे। आज इन्हें साबित करना था कि वाकई लड़ाइयाँ असलहा और ताकत के बलबूते पर नहीं जीती जाती। जब कभी जवानों के कदम डगमगाते वो अपने कैप्टन की जुर्रत देखकर संभल जाते। इन 18 घंटों में उन्होंने 1 मिनट के लिए भी आंख झपक कर नहीं देखा था। रास्ते में दर्जनों मर्तबा सांस लेने के लिए रुकते। कैप्टन आबिद जानता था कि इस मुहिम का सारा दारोमदार इन पर है। अगर वो अपना हदफ हासिल न कर पाए और मौसमी शदायत के सामने हथियार फेंक दिए तो बेस कैंप में मौजूद बाकी जवानों के हौसले टूट सकते हैं। इस मुहिम की कामयाबी पर ही अगली सारी हिकमत अमली तय पानी थी। इस वक्त वो 10 घंटे की तवील मुसाफत के बाद एक पहाड़ी दर्रे पर जमी बर्फ से टेक लगाए अपने गागलों में मौजूद सर्द चाय के घूंट अपने खुशक हलक में उंडेल रहे थे। बर्फीले आसमान पर चांद निकल आया था। शायद कुदरत इन जियालों को खराजे अकीदत पेश कर रही थी। चांद की किरणें बर्फ के समंदर पर फिसल कर अजीब मंजर पैदा कर रही थी।
उन्होंने अपने अंदाजे से ईशा की नमाज अदा की और अब कैप्टन आबिद इनसे मुखातिब था। मैंने तुम्हें सफ़र के आगाज़ ही में बता दिया था कि हम कोई मामूली की मुहिम अंजाम देने नहीं जा रहे। मुझे इल्म है कि तुम इस जिस्मानी तकलीफ से गुजर रहे हो जिससे मैं गुजर रहा हूँ। ये माहौल हमारे लिए अजनबी ज़रूर है, लेकिन याद रखना हमें इसी दिन के लिए तरबियत दी गई थी। हमने पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं में बदतरीन हालात का सामना करना सीखा है। ये हमारी ही नहीं, SSG की ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी की इज्जत का भी सवाल है। हवालदार साहब, अपने जवानों से कहो हमें सारी दुनिया पर साबित करना है कि हम पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज हैं। हम दुश्मन से हर चैलेंज का मुकाबला करने, इसका मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। आओ और अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। इसने अपने हवालदार साहब को मुखातिब किया। अल्लाहु अकबर। चारों जवानों ने नारे बुलंद कर दिए। उन्होंने जान लिया था कि उन्हें बतौर ख़ास इस एजाज़ के लिए मुंतखब किया गया है। एक मजबूत रस्से से उन्होंने दोबारा एक दूसरे को मुंसलिक किया और इस रस्से का सिरा कैप्टन आबिद की तरफ बढ़ा दिया। कैप्टन आबिद ने अपनी बेल्ट में रस्से के सिरे पर लगी हुक को फंसाया और दोबारा अपनी जेब से छोटा सा नक्शा निकालकर इस पर टॉर्च की रोशनी डाली और अगले रास्ते का तयन किया और उठ खड़ा हुआ। अगला सफर पहले से भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन इनके बुलंद अज़ाइम के सामने मौसमी अज़ाबनाकियां भी दम तोड़ कर रह गई थी। इनका एक एक कदम मन मन भारी हो रहा था, लेकिन वो चलते चले गए। जवानों की जिस्मानी हालत देखकर कैप्टन आबिद दिल महसूस कर रह जाता। इसने इन जवानों के साथ जिंदगी की इंतहाई खतरनाक मुहिमात अंजाम दी थी। वो अच्छे बुरे वक्त के साथी थे। आम हालात में वो कभी अपने जवानों की एक तकलीफ दे हालत बर्दाश्त न कर पाता। सिपाही अजब खान चंद कदम चलने के बाद लड़खड़ा कर गिरता तो इन सबको जबरदस्त झटका और धचका लगता है, लेकिन वो एक दूसरे को सहारा देते चलते चले गए। सूरज अब बर्फ के इस पथरीले समंदर के अकब से सर निकालने लगा था। उन्होंने अपनी ऐनकें आंखों पर चढ़ा ली। उन्हें बताया गया था कि सूरज की किरणें जब बर्फ पर पड़कर चमक पैदा करती हैं तो आंखें चुदिया जाती हैं और बसा औकात इंसान अंधा हो जाता है। ब्रिगेडियर साहब के साथ इनका वायरलेस पर राब्ता मुसलसल कायम था। हर घंटे बाद वो उन्हें अपनी कामरानियों से आगाह करते आ रहे थे। ब्रिगेडियर साहब और वहाँ मौजूद तमाम अफसरान और जवान इस वक्त जोहर की नमाज में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ थे। उन्होंने भीगी आंखों से अपने प्यारों की सलामती और कामयाबी के लिए अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी और उठ खड़े हुए। ऐन इन्हीं लम्हात में नज़दीकी खैमे से ऑपरेटर की आवाज़ बुलंद हुई, सर कैप्टन आबिद ऑनलाइन। ब्रिगेडियर साहब करीबन भागते हुए फ़ोन तक गए थे। 3 मिनट बाद वो तमतमाते चेहरे से बाहर निकले। हमने मैदान मार लिया है, वी डन इट। उन्होंने शिद्दत जज्बात से करीबन चिल्लाते हुए मुंतजिर अफसरों से कहा, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज फलक जगाफ नारे बुलंद कर रहे थे। कैप्टन जावेद के सामने एक बड़े नक्शे पर लकीरें लगाकर इसे कर्नल साहब ने ग्यांगला की पोजीशन समझा दी थी। 19,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई इस दर्रे के दोनों पहलुओं पर 21,000 और 23,000 फीट बुलंद चोटियां थीं। ग्यांग और सियाचिन के दरमियान 18,000 फीट ऊंचा पहाड़ हाइल था और इस दर्रे से सियाचिन तक का सफर बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देता था। ये रास्ता बहुत दुश्वार गुजार है, लेकिन तुम्हें ये मंजिल सर करनी है। तुम्हें इस रास्ते से सियाचिन ग्लेशियर तक जाना है, क्योंकि इस ग्लेशियर के जनूबी किनारे पर भारतीयों का बेस कैंप जंगरोलमा मौजूद है। कैप्टन जावेद, याद रखना, इस रास्ते पर उठने वाला तुम्हारा और तुम्हारे जवानों का हर कदम भारतीयों को मौत के नज़दीक ले आएगा। मेरे अजीज कमांडोज की अजीम रिवायात को जिंदा कर दो। अल्लाह का नाम लेकर चलते चले जाओ। अगर हम दुश्मन को ये सरप्राइज देने में कामयाब रहे और इसके सर पर हमने अपनी पोस्ट कायम कर ली तो इसका बेस कैंप बिल्कुल गैर महफूज हो जाएगा। हमें दुश्मन को बर्फीली कब्र में कैद करने का हुक्म मिला है और इस हुक्म की तामील होनी ही चाहिए। दुश्मन ने मामूली जुर्म नहीं किया, इसने हमारी सरहदों का तकद्दुस पामाल किया है और कुदरत ने दुश्मन के इस गुनाह का हिसाब चुकाने के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। जाओ मेरे अजीजों, ग्लेशियर्स के जनूबी किनारे पर अपनी मजबूत पोस्ट कायम करो। तुम्हारे ताकुब में SSG की दूसरी प्लाटून अब से 5 घंटे बाद रवाना कर दी जाएगी, लेकिन इस सारी कामयाबी का दारोमदार तुम पर है। याद रखना, जंगरोलमा की तरफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई की सूरत में ब्लाफून ला और सियाला में तमाम इंडियन पोस्टों तक सियाचिन ग्लेशियर पर से गुजरने वाले रास्ते तुम्हारी गन्नों की जद में आ जाएंगे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। कर्नल साहब ये कहकर बाहर आ गए। कैप्टन जावेद और इसकी कंपनी के 20 जवान, जिनमें 4 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर भी शामिल थे, कमरे के बाहर इनके मुंतजिर थे।
जावेद ने चंद सानिये के लिए आंखें बंद की, अपने आप को यकीन दिलाया कि वाकई इसे पाकिस्तान आर्मी और अल्लाह ताला ने एक अजीम एजाज से नवाजने के लिए मुंतखब कर लिया है। और दूसरे ही लम्हे वो बाहर आ गया। सूबेदार साहब रिपोर्ट। इसने दरवाजे के बाहर मुंतजिर सूबेदार इनायतुल्लाह की तरफ देख कर कहा, दस्ता तैयार है सर। सूबेदार इनायतुल्लाह ने सीना तान कर एड़ियां बजाई। इनसे चंद कदम के फासले पर पाकिस्तान आर्मी के 20 कमांडोज तन कर खड़े थे। कैप्टन जावेद ने आगे बढ़कर एक नज़र बार बार इनके चेहरों पर डाली, इनकी आंखों और दिलों में दूर अंदर तक झांका तो इसे दूर दूर तक खौफ का साइबा नजर नहीं आया। इन जवानों की आंखों में दुश्मन के लिए नफरत और गुस्से के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसने अपनी सूबेदार की मोइयत में तमाम नौजवानों के सामान हरबो ज़रब का जायजा लिया। जवानों को न सिर्फ अगले 2-3 रोज के लिए ज़्यादा राह साथ रखना था, बल्कि 2 भारी मशीन गन्ने भी वो साथ ले जा रहे थे। लाइट नॉर्दर्न इन्फेंट्री के जवानों की एक टीम इनके लिए तोपे लेकर मकामी पोडरों और खच्चरों की मदद से इनके पीछे पीछे आने की तैयारियां कर रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि इस इलाके के मौसम से कदरे मजाज आशना नॉर्दर्न इन्फेंट्री के जवान आर्मी की तवक्कुआत पर ज़रूर पूरा उतरेंगे। इन जवानों से कुछ फासले पर एसएसजी की एक और कंपनी कैप्टन नवीद की कमान में तैयार खड़ी थी, जिसे कैप्टन जावेद के अकब में रवाना किया जाना था। कैप्टन जावेद और इसके जवानों को हर अवल दस्ते की हैसियत से आगे रवाना किया जा रहा था। उन्हें कंदी खाई की तरफ यह मिशन देकर धकेला जा रहा था कि वो न सिर्फ अपने टारगेट तक पहुंचे, बल्कि पूरे इलाके का सर्वे करके अपने अकब में आने वाले जवानों के लिए महफूज रास्तों का खोज भी लगाएं। कैप्टन जावेद न सिर्फ बेहतरीन कमांडो बल्कि बेहतरीन कोहे पैमा भी था। इसने माजी में 2 मरतबा इन इलाकों में खतरनाक पहाड़ी चोटियां सर की थी और आज इसके माजी की इसी महारत और कामयाबी को पैमाना बनाकर इसे ये मुहिम सौंपी गई थी। एक मॉनिटर की हैसियत से इसके मुताले ने इसे बता दिया था कि ग्यांगला की हैसियत सियाला और बलाफूनला से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सियाला और बलाफूनला तक ग्लेशियर पर कदीमी रास्ते मौजूद हैं, क्योंकि 18वीं सदी में इन दर्रों तक बहुत से गैर मुल्की सियाह आते रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी ने इन कदीम रास्तों का खोज लगाकर ही इन्हें अपनी राह गुजर बनाया था। लेकिन यहाँ तो मामलात ही बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ग्यांगला और इससे मुल्हिका यरमला के दुश्वार गुजार और नाकाबिले अबूर रास्तों की तरफ शायद ही माजी में किसी मुहिम जो ने जाने की हिम्मत की थी। इसलिए यहाँ पाकिस्तान आर्मी ने न सिर्फ रास्ते खोजने थे बल्कि उन्हें तराशना भी था और फिर इन्हीं रास्तों पर सफ़र करते हुए इनके हमराहियों ने इन तक पहुँचना था। कैप्टन जावेद ने अपने पास मौजूद एक नक्शे पर ग्लेशियर के जनूब मशरकी दहाने पर इस खास एरिया को अपना टारगेट बनाया था, जहां से इसके अंदाजे के मुताबिक भारतीयों का इंतजामी कैंप जोंग रोलमा बमुश्किल 6-7 किलोमीटर दूर था और इस दहाने पर अगर वो मोर्चा बंद हो जाते तो भारतीयों की सप्लाई लाइन कट जाती। इसने अपने जवानों के सामने खड़े होकर मुख्तसर सा खिताब किया और उन्हें बताया कि उन्हें पाकिस्तान आर्मी ने किस खास मकसद के लिए मुंतखब किया है और उन्हें याद दिलाया कि वो पाकिस्तान आर्मी के मायनाज कमांडोज हैं, जिन्हें अपनी अजीम रिवायात को जिंदा रखना है। सबसे आखिर में दुआ के लिए हाथ उठा दिए गए। इस दुआ में यहाँ मौजूद तमाम जिंदा इंसानों के साथ साथ इर्द गिर्द के दरख्त, पहाड़ और फिजाएं भी शामिल थी। इस रोज मुद्दत बाद लोगों ने आसमान पर सूरज को इतनी आबोताब से चमकते देखा था। शायद अल्लाह के इन पुरस्कार बंदों पर सूरज अपनी तमन्नाइयां निछावर करके उन्हें खराजे तहसीन पेश कर रहा था। शुमाल की सिमत से मुसलसल चलने वाली बर्फीली हवा ने इनके चेहरों और आंखों के भरपूर बोसे लिए थे। नॉर्दर्न इन्फेंट्री के हवालदार हाफिज अब्दुल रहमान ने कुरानी आयात की तिलावत करने के बाद उन्हें दुआओं की ज़रबकतर पहुंचा दी थी। अब वो महफूज हो गए थे। अब वो आसमानी और ज़मीनी शदायत से लापरवाह और बेफिक्र होकर गए थे। फरते जज्बात से बेकाबू कर्नल साहब ने कप्तान से लेकर इस काफिले के हर जाबाज को बारी बारी अपने सीने से लगाकर अपनी धड़कनों में समो लिया था। इनकी कंपनी के बाकी साथी अब सबसे बारी बारी बगलगीर होकर इनकी खुशबख्ती पर उन्हें मुबारकबादों से नवाज रहे थे। फिजाएं दस्ते बादुआ थीं, हवाएं इनकी कामरानियों के लिए अपने बाजू फैला रही थी। अचानक ही सूबेदार इनायतुल्लाह का नाराए सताना बुलंद हुआ, नाराए तकबीर, और वहाँ मौजूद हर जी शऊर ने फेफड़ों की पूरी कुव्वत के साथ अल्लाह अकबर कहा। इन्हीं फलक शगाफ नारों के जलू में एसएसजी के कमांडोज अपनी मुख्तसर ज़ादिरा नामुकम्मल सामान, इंतहाई नामुसाइदा हालात लेकिन मुकम्मल एतमाद के साथ जानिब मंजिल रवां दवां हुए।
कैप्टन जावेद इन शेरदिल गाजियों की कमान कर रहे थे। वो एसएसजी की रिवायात के मुताबिक सबसे आगे थे। जवानों ने 5-5 की टोरियों में एक दूसरे को अपनी अपनी कमर से बांधे नायलन की मजबूत रस्से से बांध लिया था। उन्हें एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना था और 40 घंटे की तवील और जानलेवा रियाजत के बाद मंजिल मकसूद तक पहुंचना था। गाजियाने सब शिकन का काफिला रवा दवा था। वो जिस जमीन पर सफर कर रहे थे, इस जमीन ने सदियों से इंसानी कदमों की धमक महसूस नहीं की थी। यहाँ के पहाड़ों के लिए इंसान और चरिंद परिंद बिल्कुल अजनबी थे, लेकिन उन्होंने गाजियों की आमद को अपने लिए चैलेंज बना लिया था। अपनी तरबियत और जहानत के बलबूते पर कैप्टन जावेद इस काफिले के साथ चल रहा था। इसने 4 घंटे मुसलसल सफर करने के बाद अंदाजा कर लिया था कि इससे आगे मुसलसल चलना जवानों को जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ होगा। 4 घंटे के बाद नौजवानों को पहला पड़ाव नसीब हुआ। उन्होंने अपनी गागलों से जो वर्दियों के अंदर महफूज की गई थी, क्योंकि बाहर तो इनमें मौजूद पानी के मुंजमद होने का खतरा मौजूद था, 2-2 घूंट पानी अपनी जेबों में मौजूद कुछ गोलियों के साथ अपने हलक में उंडेला। ये गोलियां उन्हें डॉक्टर साहब ने सख्त हिदायत के साथ दी थी कि उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करना है, और कैप्टन जावेद ने बतौर ख़ास ये कहा था कि हर जवान को अपनी निगरानी में ये 2-2 गोलियां खिलाए। आधे घंटे तक यहाँ सुस्ताने और थोड़ा सा मुंजमद खाना खाने के बाद वो फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। अगले 6 घंटे तक वो मुसलसल चलते रहे। इनके जज्बे ज़रूर जवान थे, इनके अज़ाइम ज़रूर नाकाबिले तस्खीर थे, लेकिन गोश्त पोस्ट और हड्डियों के मुरक्कब वो कमांडोज बहरहाल जीते जागते इंसान थे। इनका मुकाबला पथरीले पहाड़ों और मुंजमद बर्फानी कब्रिस्तानों से आन पड़ा था, जिन्होंने आज से पहले इंसानों की शक्ल ही नहीं देखी थी। ऐसे मौसमी कहर से वो नाआशना थे। इनके पाँव की उंगलियां मुसलसल हरकत के बावजूद सुन हो रही थी। इनके मुसलसल हरकत के बावजूद मुंजमद हो रहे थे पाँव। कमर पर लदे बोझ का वजन कई गुना बढ़ गया था। कंधों पर मौजूद कैनूस की मजबूत पेटियां इनके जिस्म में उतर रही थी। चंद कदम चलने पर सांस उखड़ने लगता था। बर्फीली हवा नेज़े की अन्नी की तरह इनके जिस्मों से आर पार हो रही थी। अपनी दानिश में इंतहाई गर्म कपड़े पहने इन कमांडोज को यूं लगता था जैसे बर्फबारी में वो नंगे जिस्म चल रहे हैं। गो के इनके जिस्म का हर काबिले जिक्र हिस्सा गर्म कपड़ों में छुपा था, लेकिन बर्फीली हवा कपड़ों से गुजरकर जिस्म में सरायत होती और इन्हें अपना खून मुंजमद होने का एहसास दिलाती थी। कैप्टन जावेद जब देखता कि किसी जवान की हालत इंतहाई बिगड़ने लगी है तो इसे अपने साथ चिमटा लेता। इसके साथियों को हिदायत कर देता है कि वो इसे अपने दरमियान रखकर इसके जिस्म को गर्म करने की कोशिश करें। इनके पास 40 घंटे की इस तवील सफ़र के लिए सिर्फ 2 केरोसिन ऑयल के जेरी कैन थे। इससे ज़्यादा वो उठा ही नहीं सकते थे। कैप्टन जावेद ने इन दोनों जेरी कैन को अभी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था। 20 घंटे की जानलेवा मुसाफत के बाद इसने पहली मरतबा एक पहाड़ी दर्रे में कदरे महफूज जगह तलाश करने के बाद सूबेदार साहब से कहा था कि वो एक चूल्हा जलाकर पैक्टों में मौजूद यखनी जवानों को गर्म करके पिला दें। आधे घंटे की मुशक्कत के बाद वो इस मुंजमद यखनी को बमुश्किल पिघलाने में कामयाब हुए थे। तमाम जवानों को आधा आधा मग पिलाने के बाद कैप्टन जावेद ने आधा मग अपने हलक में उंडेला था, और अब वो अपने पास मौजूद चॉकलेट अपने मुंह में रखने के बाद दोबारा सूए मंजिल गामजन हुए थे। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।